सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पीडीएम हुकूमत के खात्मे के लिए आपको पता बनाई गई। तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए या फिर आप कह लें कि सबक सिखाने के लिए एक साथ इत्तेहाद किया। इस इत्तेहाद का जो बुनियादी मकसद है वो अपने करप्शन केसेस से छुटकारा हासिल करना था और अपोजिशन को लगता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक इशारे पर नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। तभी खास तौर पर मुस्लिम लीग नून नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाती रही। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एहतसाब का नारा लगाया और इस जमात ने एहतसाब के नाम पर वोट हासिल किए और इक़्तिदार हासिल किया। वज़ीर आज़म जब इक़्तिदार में नहीं थे तब वो सियासतदानों के एहतसाब की बात करते रहे। ऐसा ही है, पनामा स्कैंडल जब मंजर आम पर आया तो उस वक्त इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दिए और उन्होंने नून लीग के कायद को हम कह सकते हैं कि शिकस्त दी और इस शिकस्त की वजह से साबिक वज़ीर आज़म ना सिर्फ ताहयात नाअहल हुए बल्कि उनको जेल की हवा भी खाना पड़ी। अच्छा, वज़ीर आज़म की करप्शन के खिलाफ अमली कोशिशों की वजह से अपोजिशन खौफ का शिकार नजर आई और इस खौफ की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अपनी ज़ात पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना होना और एक और वजह जिसकी वजह से करप्ट अनासिर ये बात अच्छे से जानते हैं कि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत करप्शन के खिलाफ सर नहीं झुकाएगा। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को दबाने के लिए उनकी हुकूमत की हर कानून साजी में रुकावट डाली। आप सबको पता है FATF बिल, उसमें अपोजिशन ने इमरान खान साहब से NRO देने की सूरत में ताउन करने की शर्त रखी और अपोजिशन ने नैब के पर काटने के लिए अपनी मर्जी से तरमीम करना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना इदारों पर दबाव डालते हैं ना किसी को दबाव डालने देते हैं, इसलिए उन्होंने अपोजिशन के इस मुतालबे को कह लें कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अच्छा, अपोजिशन ने जब तमाम हरबों के नाकाम होने के बाद अपनी हद को पार करते हुए रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। PDM में शामिल तमाम जमातों के आप कह लें कि अपने अपने मुफादात और मकासद, ये तमाम जमातें एक सफ़ में ज़रूर शामिल थीं लेकिन इनके इरादे कभी भी एक नहीं थे, बल्कि इनमें से 3 बड़ी जमातें और अहम जमातें JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये 3 जमातें। अब इनमें से 2 जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और JUI ने अपने अपने इरादे और मफादात के चलते पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने कंधे से इन दोनों जमातों को उतार बाहर किया। JUI और नून लीग चाहती थी कि पीपल्स पार्टी को कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि नून लीग ने माजी में पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया है। नून लीग और JUI का बयानिया पीपल्स पार्टी के बयानिए से अलग था। करप्शन मुकदमात पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून तीनों बड़ी जमातों पर थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इदारों से टकराव की बजाय हुकूमत को टक्कर दी और हुकूमत को ही इंतकामी कार्रवाइयों पर इल्ज़ामात लगाए। अब नून लीग और JUI ने अपने करप्शन मुकदमात कायम होने का जिम्मेदार रियासती इदारों को करार दिया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों से मुफाहमत की बात की, लेकिन PDM में मौजूद ये जो नून लीग और JUI, इन्होंने हमेशा इदारों से टकराव किया। अब यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी ने अपनी इत्तेहादी जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे बाकायदा मुंह मोड़ लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी आप कह लें कि मसलहतन PDM में शामिल रही और शायद इसी वजह से इसको रियासत मुखालिफ बयानिए में हिस्सादार ना बनने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी ने आप कह लें कि सियानेपन का, मैच्योरिटी का सबूत देते हुए आवाम और इदारों को आपस में लड़वाने की बजाय इनको एक होने की तलकीन की। अच्छा नाज़रीन, वही जमात मकबूल जमात करार पाती है जिसको आवाम में मकबूलियत हासिल हो जाए। चूँकि नून लीग और JUI ने इदारों के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान करके अपने अवामी मकबूलियत को कम किया और इसी वजह से हमने देखा कि PDM ने पंजाब के जिन बड़े शहरों में जलसा किया जिसकी मेज़बान नून लीग थी, वहाँ जलसे नहीं हुए बल्कि जलसियाँ हुई। जलसे और जलसी में फ़र्क होता है। अब गुजरांवाला का जलसा हो या फिर लाहौर का, नून लीग के रियासत मुखालिफ बयानिए की आग ने इनकी अवामी ताकत और वोट बैंक को आप समझ लें कि कमज़ोर करके रख दिया, जबकि पीपल्स पार्टी का कराची जलसा आपको याद होगा, हैदराबाद का जलसा, दोनों जलसे बड़े थे, बहुत बड़े। और इस मकबूलियत की वजह पीपल्स पार्टी का इदारों पर इत्मीनान का इजहार, पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़, किसकी अवामी मकबूलियत में इजाफे का ये बाइस बन गई चीज़ें। अब तीनों बड़ी जमातें अपने अपने मकासद और अज़ाइम लिए हुए, हालांकि ये एक ही सफ़ में मौजूद अपने अपने मकासद और इनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं था।
सबसे पहले नून लीग का मुफाद और बयानिया देख लेते हैं। मरियम नवाज का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। अच्छा, नून लीग कौमी सलामती के इदारों को आपने देखा कि अपने पांव तले रौंदना चाहती थी। नून लीग ने वोट को इज्जत से रियासत मुखालिफ बयानी की बुनियाद रखी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो की बात तो करती रही, लेकिन ना इसने अपने वोटर को इज्जत दी और ना रियासत इदारों के वकार का कुछ ख्याल किया। और जब अवाम का ख्याल नहीं किया गया तो फिर अवाम ने भी नून लीग का ख्याल नहीं किया। और होना तो यही था ना, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। यही वजह है कि पीडीएम का गुजरांवाला और लाहौर का जो जलसा है वो एक फ्लॉप तरीन शो करार पाया। नून लीग के कायद और उनकी साहिबजादी ने पाक फौज का सियासत में किरदार ना होने के बावजूद भी जबरदस्ती इस इदारे पर सियासत में मुदाखलत का इल्जाम धर दिया और एक बार नहीं बार बार कहा। अब नून लीग के वो कायद जो आज पीपल्स पार्टी को आप कह लें कि जबरदस्ती चिमटे हुए हैं, उन्होंने बिलावल और इमरान खान को चाबी वाला खिलौना करार दिया। नून लीग ने खुद को नजरियाती जमात साबित करने की कोशिश की, लेकिन इनका माजी अवाम के सामने था, इसलिए अवाम ने इनके जो मसनूई नजरियाती होने के दावे हैं उनको मुस्तरद करके रख दिया। मुस्लिम लीग नून आपको पता है कि इक़्तिदार की आदी है, ये भी इनका बहुत बड़ा मसला है कि इनको इक़्तिदार की आदत है। और जब मुस्लिम लीग नून ने खुद को इक़्तिदार से बाहर देखा आउट, तो अपनी नाकामी पर खुद का एहतसाब करने के बजाय इंतखाबात में अपनी शिकस्त का गुस्सा भी पाक फौज पर निकाल दिया। अब मुस्लिम लीग नून का पीडीएम में शामिल होने का मकसद क्या है आपको पता है? दोबारा इक़्तिदार तक रसाई हासिल करना और अपने ऊपर जो कायम करप्शन केसेस हैं उनका किसी तरह से खात्मा करवाना। लेकिन नून लीग ने अपने वोट बैंक का खात्मा करवा लिया अपनी वजह से। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नून लीग के इस बयानिए की आग ने खुद इस जमात को भी अपनी लपेट में ले लिया। JUI का हाल भी ऐसा ही हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइए। अब देखा आपने कि पीडीएम के सरबराह ने साफ साफ एस्टेब्लिशमेंट से उलझने का ऐलान कर दिया। इसी को कहते हैं ना उलझने का ऐलान करना। JUI के सरबराह अपनी जमात, जो कि कहने को एक जमहूरी जमात है, कहते हैं ना कि इनकी जमात जमहूरी है, लेकिन सारे के सारे काम गैर आइनी गैर जमहूरी हैं। समझ आते हैं वो किस किस्म के जमहूरी लोग हैं? काम सारे गैर आइनी गैर जमहूरी कहते हैं, हम जमहूरी हैं। पीडीएम के सरबराह हमेशा आइन के तनाजुर में बात करते नहीं थकते, लेकिन अब वो आइन शिकनी की बातें कर रहे हैं। इदारों से उलझ कर आप इदारों को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर कर रहे हैं। आपको बात क्यों समझ नहीं आती है? और JUI के सरबराह का मकसद भी कौमी असम्बली में मिनिस्टर इनकलेब तक पहुंचना और अपने ऊपर कायम करप्शन मुकदमात का खात्मा था। लेकिन नून लीग की तरह रियासत मुखालिफ बयानिया इनकी जमात को भी अंदर ही अंदर से खाने लगा। अब जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह पीडीएम इत्तेहाद को मुत्तहिद रखने के चक्कर में इस बात को शायद नज़रअंदाज कर गए कि इनकी अपनी जमात इदारों के खिलाफ बयानिया को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सो इनकी अपनी जमात भी बिखरने लगी। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, मौलाना शुजा, इन्होंने पीडीएम के रियासत मुखालिफ बयानिया को मुस्तरद कर दिया। और अब ये बात साबित हो चुकी है कि पीडीएम का बयानिया जमीयत उलमा इस्लाम के नजरियाती कारकुनों का बयानिया नहीं है। और यही रियासत मुखालिफ बयानिया की आग ने JUI के सफ़ों को भी मुंतशिर कर दी है। अब JUI के जो सरबराह हैं, इनका रियासत मुखालिफ बयानिया यही था ना जिसकी वजह से इनका इस्लामाबाद मार्च नाकाम हुआ। अवाम ने इन्हें पाक फौज के खिलाफ बोलने पर मुस्तरद कर दिया। और ये वही मार्च है नाजरीन जिसमें तमाम सियासी जमातों ने एक एक करके सरबराह का साथ छोड़ दिया था और मौलाना साहब अकेले रह गए थे। यानी मैं और मेरे साथ भी मैं, ये सिचुएशन हो गई थी मौलाना साहब की, यानी मौलाना साहब और मौलाना साहब के साथ भी मौलाना साहब। अब ज़रा बात कर लेते पीपल्स पार्टी की। बिलावल जरदारी और उनकी जमात जो मुफाहमत की पॉलिसी की वजह से आप कह लें कि अवामी हलकों में अब भी मकबूल है। देखिएगा ज़रा बिलावल का क्लिप। जी, तो पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, अवामी मसाइल को अच्छे से समझने वाली आप समझ लें कि जमात है, जानती है अवामी मसाइल को। इसीलिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बात की है और इसकी जंजीर को कभी तोड़ती भी नहीं है। अब नाज़रीन आप देखिए कि नून लीग और JUI का शुरू दिन से यही रवैया रहा है कि वो किसी भी तरीके से जमहूरी हुकूमत को गिरा सके और इसके लिए इन दोनों जमातों ने आइनी और गैर आइनी इक़दाम में फ़र्क करना छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी ने आइन पर अमल करने को अपनी अव्वलीन तरजीह जाना। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को घर भेजना चाहती है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये आइनी हदूद में रहते हुए भेजना चाहती है। नून लीग और JUI वाली सोच नहीं है इनकी, JUI वाली। बिलावल ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ दी आपको पता है, और आइनी रास्ता इख्तियार करते हुए हुकूमत को घर भेजने की ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि बिलावल जानते हैं कि कोई भी गैर आइनी इकदाम से इनका वोट बैंक मुतासर हो सकता है। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो कि आप कह लें कि मुफाहमत की चैम्पियन जमात है, इसने सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा किया और हर कदम आप कह लें कि फूंक फूंक कर रखा। और यही वजह थी कि कराची जलसा हो या फिर आज होने वाला हैदराबाद का जलसा, दोनों जलसे बड़े जलसे रहे। पीपल्स पार्टी के कराची और हैदराबाद जलसे में अवाम की एक बड़ी तादाद ने हाज़िरी दी
और इस बात में कोई शक नहीं कि बिलावल की जो एक पॉजिटिव सोच कह लें या मुस्बत सियासत कह लें, इसकी वजह से इस जमात की अवामी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। अच्छा नाज़रीन, एक और बात कि पीपल्स पार्टी ने इदारों और बिलखुसूस पाक फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आपको याद होगा जब वो मज़ार कायद वाला वाक़या हुआ था, तब भी बिलावल ने उस वाक़े पर आर्मी चीफ से तहकीकात का मुतालबा किया था, आपको याद होगा। और ये इस बात का प्रैक्टिकली सबूत दिया गया कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इदारों पर एतमाद करती है बल्कि इनकी इज्जत करती है, एहतराम करती है। इसी तरह जब नून लीग के कायद ने पाक फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले किए तो उसके जवाब में बिलावल ने नून लीग के कायद से इदारों पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत भी मांगे थे, आपको ये भी याद होगा। और यही वजह कि PDM के कायम होने के पहले दिन से ही इस इत्तेहाद में फूट पड़ने लगी थी और ये खबरें सर उठाने लगी थी, क्योंकि बिलावल और उनकी जमात के लिए रियासत मुखालिफ बयानिए को लेकर चलना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता था। और पीपल्स पार्टी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर कौमी सलामती के इदारों को पीपल्स पार्टी भी टारगेट करती तो ऐन मुमकिन था कि माजी की तरह नून लीग इस जमात को अवाम की नज़रों में गंदा करके खुद को साफ ज़ाहिर करने की कोशिश करती। लेकिन पीपल्स पार्टी के आप कह लें कि स्मार्ट मूव ने अवाम में इसकी मकबूलियत को मज़ीद बढ़ा दिया और इसी वजह से मुंह बोले रिश्ता है वो भी पीछे रह गया। मरियम का क्लिप चलाइएगा ज़रा जी। तो शायद नून लीग की जो नायब सदर है ना, इनको अंदाज़ा था कि बिलावल ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जब बिलावल इनसे मुंह मोड़ लेंगे। नून लीग की नायब सदर को शायद ये भी मालूम था कि बिलावल किसी सूरत भी इनके रियासत मुखालिफ बयाने की हिमायत नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने बिलावल को इस्तेमाल करने के लिए बहन भाई जैसा जो मुकद्दस रिश्ता है इसका सहारा लेने की कोशिश की। और नून लीग की नायब सदर बिलावल को आप समझ लें कि इतना मक्खन लगाती रही, बल्कि आप सबने देखा सुना, अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, लेकिन ये मक्खन भी किसी काम नहीं आया। और इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ, आपको पता है नून लीग ने बहुत बार हाथ किए हैं माजी में, क्योंकि जहाँ पर इस पार्टी को अपना फ़ायदा नज़र आता है ना, फिर ये जमात दोस्त और दुश्मन में फ़र्क को भूल जाती है और लोगों को इस्तेमाल करना कोई नून लीग से सीखे। इसलिए बिलावल इस बात से बाखूबी आगाह थे और वो नून लीग की बातों में किसी सूरत नहीं आए। अगर पीपल्स पार्टी भी ज़रा सोचे नून लीग को JUI के नक्शे कदम पर चल पड़ती तो फिर क्या होता है। ऐन मुमकिन है कि जी इस जमात में भी रियासत मुखालिफ बयानिए की आग लग जाती और ये अपनी अवामी मकबूलियत भी खो देती, जैसा कि दूसरी दो जमातों ने खो दी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्मार्ट मूव पीपल्स पार्टी की तरफ से। अवाम जानते हैं कि PDM का वही बयानी है जो भारत का है और वज़ीर आज़म भी इस बारे में अपनी राय का खुलकर इजहार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। देखा आपने नाज़रीन, आज भारत हर मुमकिन साजिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता नुकसान पहुंचाए। JUI और मुस्लिम लीग नून आज भारत की ज़बान बोल रही है, ऐसा ही है ना, जो भारत की ज़बान है वो ये लोग बोल रहे हैं। और इन लोगों की बात पर भारत में आपको पता है मीडिया में किस तरह खुशियाँ और शादियाने बजाए जाते हैं। भारत को पाक फ़ौज आपको पता है एक आँख नहीं भाती, और क्यों भाएगी, रिवायती हरीफ है हमारा, जबकि हमारे अपने ही इस ज़बरदस्त इदारे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कितनी तकलीफ़ होती है ना, कितनी अजियत होती है। क्यों बनाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो अपने ज़ाती मुफादात को हासिल कर सकें। ऐसे में अवाम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उनके मुल्क की मुहाफिज फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने ही मुल्क दुश्मन ज़बान का इस्तेमाल करें। कौम ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है कि उनका एजेंडा मुल्क जोड़ना नहीं है, और अवाम ये भी जान चुकी है कि ये लोग अवामी मुफादात को कुर्बान करके ज़ाती मुफादात हासिल करना चाहते हैं। अब इसीलिए ये लाख अवामी ताकत का मुजाहरा करें और इसके लिए अरबों रुपए भी भले खर्च कर दें। अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। अवाम कह चुकी है कि रियासत मुखालिफ बयानिए के पीछे अब छुपाने का सिलसिला अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात 2021 ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ दी गई, जबकि अपोजिशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ की मुखालफत की जा रही है। अब सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। अच्छा, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक जो सदारती ऑर्डीनेंस है वो भी जारी हो चुके हैं और सदारती ऑर्डीनेंस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत किया गया। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने से सियासतदानों की दिहाड़ी छिन रही है। सेनेट इलेक्शन के लिए रेट लगना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है या घिनौना खेल है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो सदारती ऑर्डीनेंस 2021 है उसे अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया और अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीख भी दे दी गई है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है JUI के सीनियर हाफिज़ हमदुल्ला साहब। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, अगर सेनेट इंतखाबात 2021 जो है
ये ओपन बैलेट से कराए जाएंगे, तो इसमें आप लोगों को बेसिक इशू क्या है? क्या इस अमल से तो सेनेट इंतखाबात में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, और जो ये अमल है इस अमल से शफाफ सियासी जमहूरी माहौल देखने को मिल सकता है? तो एतराज़ किस बात पर है आप लोगों को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हमें इस हुकूमत पर एतराज़ है, इस हुकूमत की कारकर्दगी पर एतराज़ है, इस हुकूमत की वजूद पर एतराज़ है, इस हुकूमत की हिकमत अमली पर एतराज़ है। ये हुकूमत जो सूट करता है वो करेगी, जो सूट नहीं करता वो नहीं करती है। मसलन जब सीनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, क्या उस वक्त को ये याद नहीं था कि यहाँ हार्स ट्रेडिंग होगी? और वही कुछ हुआ। 14 सेनेटर जो अपोजिशन पार्टी की थी वो कैसे चले गए वहाँ, उनके वोट कहाँ से निकले? उससे पहले आपने करना चाहिए था, या इस 2.5 साल दौरानिया में जो आपकी हुकूमत है करना चाहिए था, या उससे फ़ौरन बाद जब आप बेनिफिशरी साबित हुए, वो 14 वोट जो आपके पास आए, फ़ायदा आपने लिया, आप खुश थे, वाह वाह मुबारकबाद। हार्स ट्रेडिंग नहीं थी, दबाव नहीं थी, वो क्या था उस पर तो आप खुश थे। उसके फ़ौरन बाद क्यों आप बात नहीं करते थे? लिहाजा अब आइए उसूली तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम हो या PDM की जमातें हों, वो हार्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ है, वो ख़रीद फरोख्त के ख़िलाफ़ है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत की जो नियत है, उनकी जो एक दोगलापन है, जो मुनाफ़क़त है, जो मुनाफिकाना रवैया है, इस पर हमें एतराज़ है। बात यह है वो क्या कर रही है। अब आइए, कानून की बात होती है, आइन की बात होती है, अदालत की बात होती है, पार्लियामेंट की बात होती है। इसको किस पर यकीन है? पार्लियामेंट पर यकीन है, आइन पर यकीन है, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, इलेक्शन कमीशन पर यकीन है, या अपने ऑर्डिनेंस पर यकीन है? इसको यकीन किस पर है? ये हवा में ये हुकूमत चल रही है, ये कंफ्यूज है। एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस की सूरत में लेके जाते हैं कि हमें राय दे कि हम ओपन बैलेट पेपर के ज़रिए हम इलेक्शन करेंगे हार्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया जाता है, वो रिपोर्ट जमा करते हैं, वो कहते हैं कि आर्टिकल 226 में तरमीम किए बग़ैर आप न इलेक्शन एक्ट को तब्दील कर सकते हैं, न इस तरीक़ाकार को तब्दील कर सकते हैं जो खुफिया बलेटिंग से ये इलेक्शन सेनेट होता है। उनकी रिपोर्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने जमा किया है। उसके फ़ौरन बाद आप आइए कौमी असम्बली में आए, कौमी असम्बली में शोर शराबा आपके सामने। फिर क्या हुआ? आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी किया। बैक वक्त तुमने आइन की भी तस्दीक की ऑर्डिनेंस के ज़रिए, पार्लियामेंट की भी तस्दीक की तुमने, इलेक्शन कमीशन की राय की भी तस्दीक की तुमने, सुप्रीम कोर्ट की भी तस्दीक की तुमने। बाल्फाज़ दिगर तुम इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ा बनाना चाहते हो, तुम आइन को भी मुतनाज़ा बनाना चाहते हो, तुम पार्लियामेंट को भी मुतनाज़ा बनाना चाहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़ा बनाना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि ये जो आप आईनी तरमीमी बिल लेके आते हैं या आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, इसमें बुनियादी मकसद PTI की शफाफियत नहीं है। इनकी अपने उम्मीदवारों को PTI की अरकान असम्बली वोट देने के लिए तैयार नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये अपने लाडलों, अपने प्यारों को मुंतखब करने के लिए ये ओपन बैलेट की बात करते हैं। लिहाजा ये पार्लियामेंट उनकी यारों के लिए नहीं है, उनकी दोस्तों के लिए नहीं है, ये पैराशूटर सियासतदानों के लिए नहीं है, ये सेलेक्टेड के लिए नहीं है, ये इम्पोर्टेड के लिए नहीं है। इनकी नीयत को देख के इसके साथ साथ उन्होंने डोल नेशनल के हवाले से भी एक आईनी तरमीम लेके आए, इसके साथ नती करके। तो इससे मालूम यह हुआ कि आपके जो यार गार है, आपके जो लाडले हैं, आपके जो प्यारे हैं, उनको पार्लियामेंट में लेके आना चाहते हैं। लिहाजा ये नहीं होगा, ये पार्लियामेंट हम इस तरीके से इनके हाथों में यरगमाल बनने नहीं देंगे। आज आपके तमाम चैनल पर एक वीडियो चल रही है 2018 की सीनेट के इलेक्शन में, खुद इसका एक सिटिंग MP उबैदुल्ला मायार कहते हैं कि परवेज़ खटक उस वक्त का वज़ीर आला, उसकी हिदायत पर स्पीकर जो आज कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर, उनके घर में, उनके हाउस में पैसों की तकसीम हो रही है, करोड़ों रुपए की तकसीम। आज जिन MPs ने उस ज़माने में पैसे वसूल किए हैं, आज भी उनको टिकट PTI का मिला है, वो असम्बली में बैठे हैं, वो सूबाई वज़रा है। लिहाजा परवेज़ खटक के खिलाफ तुमने कार्रवाई की,
असद कैसर के खिलाफ तुमने कार्रवाई की। आज जो सूबाई वजीर है, जो पैसा कानून का वजीर है, पैसा ले रहा है, वो कैसे दोबारा असम्बली पहुंच गए, दिगर MPs कैसे पहुंच गए। लिहाजा ये मुनाफिकाना सियासत नहीं चलेगी, ये बचपना नहीं चलेगी, ये उनका वो सिया चेहरा है जो कौम के सामने आ रहा है। लिहाजा हार्स ट्रेडिंग के खिलाफ हम हैं। आप एक जामे पैकेज लेके आई है, जामे पैकेज सन 1974 से लेकर आज तक खुफिया बुलेटिन के जरिए सीनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। आज आपको कैसे याद आया ये इंतखाबात होते रहे, सीनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आता है, वो सारा ड्रामा आपके सामने, वो किसने किया? या तो हुकूमत ने किया या हुकूमत की सहूलतकारों ने किया कि 14 को यहाँ से उठा के उसके कांटे में डाल दिया। हाफिज साहब मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ। अच्छा हाफिज साहब आपने कहा पॉइंट रेज किया कि जामे पैकेज वाली बात आप कर रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप लोग भी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, तो फिर आपकी नजर में क्या ऑप्शन है? फिर आप लोग क्या समझते हैं, सिलसिला कैसे रोक सकता है? आपसे मैं इस बारे में बात करूंगी। मैं अमीर अब्बास को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। आपने हाफिज साहब को भी सुना और इनका वही मौकिफ जो कि अपोजिशन अपना मौकिफ दे रही है। डॉक्टर साहिबा मैं अच्छा हाफिज साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, अगर आप इजाजत है मैं अमीर अब्बास को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, अभी टाइम है, ठीक है? अच्छा अमीर अब्बास आपने हाफिज साहब को भी सुना और जिस तरह कि उन्होंने अपना मौकिफ बयान किया, अपोजिशन का ये मौकिफ सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं जी कि वो जो हुकूमत अपने मनपसंद लोगों को आगे लाना चाहती है, और एक और ये तासुर दिया जा रहा है, कुछ हल्कों की तरफ से बात की जा रही है कि जी जो हुकूमत है उन्हें अपने अरकान पर एतमाद नहीं है, इसलिए ये जो सेनेट इलेक्शन है शो ऑफ हैंड के जरिए करवाना चाहती है। और साथ ही साथ लेकिन ज़्यादातर वो उनका ही मौक़िफ़ है हुकूमत का कि खरीदो फरोख्त का जो घिनौना खेल है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपको किस बात में ज़्यादा सदाकत नज़र आती है? डॉक्टर साहब आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि हाफिज साहब से मेरा बड़ा ज़ाती ताल्लुक है, तो आपने मुझे उनके मुकाबले पर खड़ा कर दिया। देखिए हाफिज साहब ने जी 2-3 बातें कही। एक उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन सेनेट जो हालिया सेनेट के इलेक्शन के अंदर या सेनेट से मुतल्लिका जो हालिया सौदागरी हुई है या ज़मीर फरोशी हुई है, उसकी मिसाल चेयरमैन सेनेट की तहरीक अदम एतमाद, वो तहरीक अदम एतमाद जिसको कामयाब होना चाहिए था, क्योंकि अपोजिशन के पास इतने नंबर्स थे कि वो कामयाब होती, तो वो नाकाम क्यों हुई? वो इसीलिए तो नाकाम हुई कि आपने सीक्रेट बैलेटिंग रखी हुई है। अब सीक्रेट बैलेटिंग में जब मुझे मालूम है कि मैं जो वोट कास्ट कर रहा हूं वो वोट किसी को नजर नहीं आ रहा, तो मैं हाफिज साहब से पैसे पकड़ लूं, मैं डॉक्टर फिजा से पैसे पकड़ लूं, मैं किसी और जैद बकर से पैसे पकड़ लूं, तो उसका क्या, उसकी मनी ट्रेल कहां से ढूंढेंगे आप? और ये जो 1974 से हाफिज साहब जिक्र कर रहे हैं, 1974 से ही तो ये मसला चला आ रहा है। हर पार्टी इसके ऊपर बात करती रही। 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका हवाला दिया जा रहा है। फिर 2015 में, 2006 तो आज से 14 साल 15 साल पुरानी बात है ना, मैं आपको आज से 5 साल पुराना हवाला दे रहा हूं। 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कैबिनेट के अंदर इस चीज को डिस्कस किया। 2015 के सेनेट इलेक्शन के बाद कैबिनेट के अंदर डिस्कस किया नवाज शरीफ ने, और उन्होंने 2 कमेटियां बनाई इस पे, 2 कमेटियां, जिन 2 कमेटियों में नून लीग के वो सारे लोग शामिल थे जो आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो 2018 के सेनेट इलेक्शंस होंगे, हम उससे पहले इसके तरीकाकार को तब्दील करके शो ऑफ हैंड से करवाएंगे। ये नवाज शरीफ ने कल की बात है, ये 2006 तो 15 साल पुरानी बात, ऑन रिकॉर्ड बातें, कोई मुकर नहीं सकता इन बातों, ऑन रिकॉर्ड बातें ना, मतलब आप ये तो कैबिनेट के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद है। 2 कमेटियां बनी थी ताकि ये कमेटियां ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें और ऑपोजिशन को कायल करके लेके आए शो ऑफ हैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। अच्छा, अगर आज ये बात इमरान खान कर रहा है, तो क्या सिर्फ हम इसकी मुखालफत इस बुनियाद पर करें कि ये इमरान खान कर रहा है? क्या ये मयार बना देंगे हम? उसका नुकसान क्या होगा? कल को अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, मौलाना साहब की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे तो इमरान खान उनकी मुखालफत इस बुनियाद पे करेंगे कि ये नवाज शरीफ कर रहा है, इस बुनियाद पे नहीं करेंगे कि वो गलत है या सही है। तो आज अगर जो ये जो अगर एक दूसरे की मुखालिफत का सिलसिला चलता रहेगा तो फिर सिस्टम तो तब्दील नहीं होगा, हमारे निजाम तो तब्दील नहीं होगा, शफाफियत तो नहीं आएगी ना। फिर इस टाइम पे तो सिस्टम को सही करने की जरूरत है, सबको मिलकर। जी बिल्कुल, देखें ना, अगर इसमें टेढ़ापन है, एक दीवार के अंदर अगर टेढ़ापन है, उसमें कजपन है, तो आप उस दीवार को अगर आज तय करते हैं कि हमने इसको ठीक करना है, सीधा करना है, तो बाकी सबका काम है ना कि वो उस एक जो ईंट उसमें टेढ़ी है उसको सीधा करें। अगर आपके सेनेट के इस निजाम के अंदर हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और हर 3 साल के बाद होता है यही इल्जाम कि जी ये धांधली हो रही है, बिक गए हैं, जमीर बिके हैं, पैसे
हाफिज साहब जैसे आपकी इजाजत से वक्त थोड़ा कम है, आखिरी 4 से 5 मिनट है, आपकी इजाजत से मैं जरा हाफिज साहब बैठे हुए, हाफिज साहब की पार्टी में ऐसे लोग हैं, मैं नाम भी लेता, अगर हाफिज साहब कहेंगे मैं नाम भी लेने को तैयार हूं। हाफिज साहब जैसे लोग भी तो है ना, अच्छा, जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, ये सेनेट में आप पहुंचे बगैर पैसे देके पहुंचे, लेकिन इन्हीं की पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, वो इसलिए सेनेटर बनते हैं, JUI फेंके, उनके पास पैसा है। अगर हाफिज साहब कहेंगे मैं नाम भी बता दूंगा। हाफिज साहब से मैं एक बात जानना चाहूंगी। अच्छा हाफिज साहब, अगर नाम पूछ रहे तो मेरे बात से पूछ सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, बाद में भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा मुझे बताएं हाफिज साहब, आप कह रहे थे कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस हो सकती हैं, क्या हो सकता है मुझे बताएं? हॉर्स ट्रेडिंग के आप लोग भी खिलाफ हैं, आप लोग चाहते हैं सिलसिला बंद होना चाहिए, शफाफियत आनी चाहिए इसमें, तो फिर आपकी नजर में क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, जब आप मुझे बताइए, जब किसी नाम नहाद वज़ीर आज़म की कैबिनेट में चोरों का एक हजूम हो और वो चोरों का सरबराह हो, मैं उनकी अमल पर भी एतमाद और यकीन नहीं कर सकता, न उसके किरदार पर यकीन कर सकता हूँ, न उनकी बोल पर यकीन कर सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज करे सीनेट के चेयरमैन के अदम एतमाद की दौरानिए में 14 अरकान वहाँ जाते हैं, उस पर चशमपोशी हुई, लेकिन जिसने दबाव के तहत या ज़मीर फरोशी के तहत जिसके हक में गए, फ़ायदा जिसको मिला, जो हुकूमती पार्टी है, उस हुकूमती पार्टी को यह तरीका हराम लगता है या हलाल लगता है? चलो मैंने ज़मीर फरोशी की, लेकिन मेरा फ़ायदा, मेरे वोट का फ़ायदा इमरान खान को या उनकी पसंदीदा चेयरमैन सेनेट को मिल रहा है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसकी जिम्मेदारी यह है कि मुझे ख़रीदे, सीनेटरों को ख़रीदे। उसकी जिम्मेदारी है कि मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल के ज़रिए उनको दबाव में लेके आए। उनकी जिम्मेदारी है कि नेब के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाए। उनकी जिम्मेदारी यह है, उनकी जिम्मेदारी है कि परवेज़ खट्टक के ज़रिए पैसा तकसीम करे, और स्पीकर हाउस में जो आज आपके पूरी मीडिया पे चल रही है, उनकी जिम्मेदारी है। क्या वो गुनाहगार नहीं है? गुनाहगार सिर्फ वो है जिसने पैसे वसूल किए ना, जिसने दिए वो गुनाहगार नहीं है। जिसने कॉल के ज़रिए, नेब के ज़रिए दबाव में लाया वो गुनाहगार नहीं है। जिसने फ़ायदा वसूल किया वो गुनाहगार नहीं है। आज भी कोई वफाकी वजीर है, कोई कौमी असम्बली का स्पीकर है, इस हुकूमत के ज़रिए आप इस्लाह लाना चाहते हैं, चलो ठीक है, आप इस्लाह लाना चाहते हैं, कानून की बात करते हैं। कानून, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा की है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब तक आप आईन के आर्टिकल 226 में तब्दीली पार्लियामेंट के जरिए नहीं करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन की एक्ट भी तब्दील नहीं कर सकते। आप वो उनकी यह है, तो फिर आप गैर कानूनी काम क्यों करते हैं? आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस के जरिए आप इलेक्शन कमीशन को भी अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, आइन को भी पामाल करने की कोशिश करते हैं। फिर ऑर्डिनेंस होता है 120 दिन के लिए, 120 दिन ऑर्डिनेंस के जरिए तुम मुंतखब करते हो 6 साल का सेनेटर। ये कहाँ का मंतिक है? ये कहाँ का लॉजिक है? अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शफाफियत के लिए नहीं है, ये ऑर्डिनेंस या ये तरीकाकार जो ये कर रहे हैं, ये अपने उम्मीदवारों, लाडलों, प्यारों को कामयाब करने के लिए, अपने एमपीए पर एतमाद नहीं है, प्यारों को कामयाब करने के लिए आपके मौक़िफ़ की बात करते हैं। ठीक है, अपनों पे एतमाद नहीं है, ठीक है, आपको लगता है। अच्छा ममीरा, बस लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इनको हुकूमत पे एतमाद नहीं है, उनकी बात का तो लुबे लुबाब ये निकल रहा है कंक्लूजन के जी हमें हुकूमत ही नहीं पसंद, और वो कहते हैं धांधली से आई है जो भी इनका मौक़िफ़ है, तो फिर इस तरह तो हर मामले में यही होता रहेगा? यानी हुकूमत चूंकि पसंद ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, तो आगे भी जो इनका 2.5 साल टेन्योर रह गया है, तो फिर ऑपोजिशन तो हर मामले में रुकावट बनेगी। इस तरह ना करे। आपने लास्ट में भी बोला ना अभी हाफिज साहब कि हुकूमत से आपको इतराज है ना, आपको हुकूमत से इतराज है जी। एक जुमले को ले लिया। अच्छा प्लीज, अच्छा आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं? आपने नहीं कहा कि आपको हुकूमत से इतराज है, कार पर इतराज है, उनकी नियत पर इतराज है। वो खुद अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए और इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड लोगों को मुंतखब करने के लिए, ये पार्लियामेंट इम्पोर्टेड के लिए नहीं है, ये सिलेक्टेड के लिए नहीं है। आपने कहा ये लाडुलों मानते ही नहीं है ना, आपका तो सीधा नहीं मौक़िफ़ है। आप इसी हुकूमत को गिराने चले हैं ना, क्योंकि आप तो इलेक्शन को भी नहीं मानते, आप उनको सिलेक्टेड क्या क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, ऑर्डिनेंस गैर आईनी है, उनका तरीका है। अमीर अब्बास, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अमीर, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह तो फिर हर मामले में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने रहेगी। ठीक है, अपोजिशन का किरदार होता है हुकूमत की इस्लाह करना, और जहां पे बनता है वहां पे हुकूमत को सही तरीके से आड़े हाथों भी लेना बनता है। हुकूमत मेरे ख्याल से अच्छी अपोजिशन होती वो है जो तनकीद करती है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद नहीं कि गरज है क्योंकि सामने वाले की शक्ल नहीं पसंद, सामने वाला नहीं पसंद हमें, तो हमने तनकीद करनी करनी है। ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा। अगले 2.5 साल में कहाँ देखते हैं पाकिस्तान के सिस्टम को?
देखें, अगर इनको इमरान खान साहब की नीयत पर शक है, इनको बिल्कुल हक हासिल है कि उनकी नीयत पर शक करें। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान का तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ये बिल्कुल अपनी राय रख सकते हैं कि हाँ इमरान खान का तरीक़ाकार ठीक नहीं है, लेकिन इमरान खान जो कह रहा है उसका तरीक़ाकार से या नीयत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर ओपन बैलेटिंग होगी तो इमरान खान भी तो धांधली नहीं कर सकेगा ना। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो वो भी तो नहीं कर सकेगा ना, ये तो कोई नहीं कर सकेगा। और अगर सीक्रेट बैलेटिंग रहेगी बिल्कुल तो 2000 ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है 21 का अगले महीने मार्च में, माफ एक जुमला में अर्ज कर लूं, जी प्लीज मैं एक जुमला अर्ज कर लूं अगर आप इजाजत दें। ये किस किस्म की ये तजाद नहीं है कि सेनेटर मुंतखब करने के लिए तो ओपन बैलेटिंग की बात करते हैं, सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए खुफिया बैलेटिंग की बात करते हैं। क्यों? दोनों होने चाहिए। आप कहें ना, आप कहें कि हाँ, सेनेटर के लिए भी ओपन बैलेटिंग हम तैयार हैं, लेकिन आप चेयरमैन के लिए भी ओपन बैलेटिंग करता हूं। ये उनकी नियत, ये उनका किरदार और नियत है, खुद अंदाजा लगाइए ना। हाफिज साहब, आप मैं तो कह रहा हूं कि वो बदनीयत लोग होंगे, आप कह रहे हैं वो बदनीयत लोग हैं। डिप्टी चेयरमैन खुफिया बैलेटिंग, मैं देखे ना, मैं उनकी नीयत का या आप उनकी नीयत का देखे ना, एक है एक्ट जो हमें नजर आ रहा है, एक है नीयत बादियो नजर में। मैं बादियो नजर में उनकी नीयत पर चला जाऊं, लेकिन जो एक्ट कर रहे हैं मैं उस एक्ट की बात ना करूं। एक्ट तो यह है कि ओपन बैलेटिंग हो, सबका फायदा है ना। मैं जिसके पास जितने नंबर होंगे की बात करता हूं, उसकी एक्टिंग की, मैं तो उसकी एक्टिंग की बात कर रहा हूं। सेनेटर के इंतखाब के लिए ओपन बैलेटिंग, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए खुफिया बैलेटिंग। क्यों? बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। जवाब दे क्यों? अगर सेनेटर के लिए ओपन है तो चेयरमैन के लिए भी ओपन होना चाहिए, चेयरमैन के लिए भी ओपन होना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए भी ओपन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इस तरफ आए तो सही। आप तो ऑपोजिशन तो 3 माह पहले, ऑपोजिशन तो 3 माह से कह रही है कि हम रिजेक्ट करते हैं शो ऑफ हैंड को, तो आपने तो रिजेक्ट कर दिया, सेनेटर को शो ऑफ हैंड से रिजेक्ट कर दिया, तो चेयरमैन तो बहुत बात की बात रहती है ना। आप उस तरफ आए तो सही, आपने कहा हम मानते ही नहीं इस बात को। अच्छा, अब मौलाना साहब ने 4 फरवरी को, डॉक्टर फिजाब, मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम की मीटिंग के बाद एक तरफ जब आपको वो कहते हैं, एक तरफ जब वो आपको गालियां देते हैं, आपको चोर कहते हैं, आपको डाकू कहते हैं, आपको लुटेरा कहते हैं, वो अपने प्यारों को लाना चाहे। क्या पार्लियामेंट अपने प्यारों के लिए, ड्यूल नेशनल के लिए, लाडलूम के लिए, ये इमरान खान आपको चोर डाकू कह रहा है ना, के लिए, इमरान खान और उसके लोग आपको चोर डाकू कह रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान की आवाम हूं ना, मैं तो 22 करोड़ लोग हूं ना, मैं तो आपको चोर नहीं कह रहा, मैं तो किसी को डाकू नहीं कह रहा। आप अगर जिद करेंगे तो नुकसान इमरान खान को तो नहीं हो रहा, नुकसान तो आप मेरा कर रहे हैं ना, नुकसान तो आप इस सिस्टम पे कर रहे हैं कि जिस सिस्टम में अगर कोई झोल के सुराख थे, जो सुराख अब इतने बड़े बड़े जो है वो होल बन चुके हैं, और अमीर अब्बास कहीं ना कहीं अपना नुकसान भी कर रहे हैं। अगर आप गौर करें इस बात पे, आप ड्यूल नेशनल को पार्लियामेंट में नुकसान होगा बारी बारी। अमीर अब्बास, आप अगर जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को, डॉक्टर शहजाद अकबर जैसे लोगों को पार्लियामेंट में लेके आते हैं, क्यों लाते हैं आप? तो आप इंपोर्टेड और सिलेक्टेड लोगों को क्यों लाते हैं? आप अपने लाडले और प्यारों को क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं आप? मैं रास्ता रोक रहा हूं, मैं जेन्युइन डॉक्टर आसिफ करमानी साहब जो हैं, चाहता हूं पार्लियामेंट में। डॉक्टर आसिफ करमानी साहब अवाम के नुमाइंदे थे जिनको नवाज शरीफ साहब ने सेनेटर बनवा दिया था। वो अपने एमएलए से आप बात करें ना, आप देखिए ना, इस तरह तो सभी कर रहे थे ना, ये तो सबके अंदर बराबर है। हम जानते हैं वो नवाज शरीफ के साथ है, जब से हम जानते हैं। नहीं, वो सिर्फ नवाज शरीफ के साथ लॉयल्टी थी ना, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ लॉयल्टी इस सनत तो नहीं है ना कि आप सेनेटर बना दिया जाए आपको। यानी कोई बंदा, कोई भी शख्स, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, सेनेट में बहुत सारे लोगों का मेयार ये बन गया था ना कि वो अगर पार्टी कायद के साथ चापलूसी करे तो मेरे पास इस बात से तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना, जैसे कि हाफिज साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ वो थे, तो हम तो कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह फिर जिसकी लॉयल्टी इमरान खान साहब के साथ होगी, इमरान खान साहब उनको सामने ले, उनको इमरान खान टिकट देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। इमरान खान साहब कौन से तो बहुत उसूल पसंद आदमी निकले हैं, इस तरह नहीं। इमरान खान साहब भी तो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं उसूलों के खिलाफ। लॉयल्टी ही फॉर्मूला है। हमने आज तक नहीं हाफिज साहब मेरी बात सुने, अगर कोई किसी के साथ था तो उसको आगे ले नवाज दिया, तो ये भी तो गलत है ना। ये पार्टी नहीं है, ये दोनों को गलत कहें, आप नवाज शरीफ को भी गलत कहें, इमरान खान को भी गलत कहें। ये पार्टी नहीं है, ये बकरा मंडी है। बाबा मेरी बात सुनिए, ये पार्टी नहीं है, ये हुजूम है, ये पार्टी नहीं है, ये बकरा मंडी है, ठीक है ना। ये वो कहते हैं झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो,
सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये है हकीकत। सही, ठीक है जी। मेरे पास आपका लास्ट कमेंट पे मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। देखें, एक यूनानी कहावत है डॉक्टर साहबा के फिश रॉट्स फ्रॉम दी हेड डाउन। मछली, ये मौलाना रूम ने भी इसको अपनी मसनफ़ी में लिखा था कि मछली अपने सर से गलना शुरू करती है। ये जो सेनेट है ना, ये हमारा सर है, ये हमारा फख्र होना चाहिए था, लेकिन हमारे सर में कीड़े पड़ रहे हैं। क्या गहरी बात। हमारे सर से ताफुन उठ रहा है, इस पर इल्जाम लगता है। तो मुझे दुख होता है कि यहाँ पे जमीरों की मंडी लगती है। यहाँ हर 3 साल के बाद खरीदार भी आता है और बिकने वाला भी आता है, दोनों वहां पे भाव ताव करते हैं। हमें इस चीज को ठीक करना है। अगर कहीं पे इमरान खान गलत कह रहा है तो आप जहां वो ठीक कर रहा है आप उसकी तो तारीफ कर देना। मैं आपसे इत्तेफाक जहां वो गलत कह रहा है तो वो गलत है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, मेरा बात मैं इत्तेफाक करता हूँ। सबसे बड़ा खरीदार प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा खरीदार प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है। 2018 में जो वज़ीर आला थे परवेज खटक, उनकी निगरानी तो वो खरीदता रहेगा। हाफिज साहब, अगर आप सीक्रेट बैलेटिंग खत्म नहीं करेंगे तो इमरान खान भी खरीदेगा। एक वजीर है, आप इमरान खान को खरीदने का मौका दे रहे हैं। के स्पीकर है, तो फिर हाफिज साहब ऐसे खरीदो का सिलसिला ही बंद हो जाना चाहिए ना। हाफिज साहब, इन खरीदारों का रास्ता रोकना चाहते हैं। किसी भी पार्टी में हो सकते हैं ना। आप रास्ता नहीं रोक रहे। आप खरीदारों को कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी बोली लगाओ, हम अपनी बोली लगाते हैं। मंडी है बाबा, इस बकरे मंडी का रास्ता रोकना चाहिए। नहीं, आप मंडी का रास्ता नहीं रोक रहे। अपने बकरों को पार्लियामेंट में लाना चाहता है। आपने कहा अपर हाउस है, आपने कहा ऐवान बाला है, अपर हाउस है, एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। मुअज़्ज़ज़ ऐवान में बकरों की जरूरत तो क्या ही बेहतर हो जाए ना हाफिज साहब, क्या ही बेहतर हो जाए। जो बकरा मंडी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, खरीदार ही सारे खत्म हो जाए, ये सिलसिले खत्म हो जाए, कोई खरीद सके ही ना, कोई बोल लगा ही ना सके, रेट लगा ही ना सके। कैसे करेंगे? खरीदार किसी पार्टी में खरीदार ना रह जाए। देखिए खरीदार, मेरी बात सुनिए ना, देखिए ना, खरीदार प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, खरीदार तो वजीर दिफा है। खरीदार तो वही बात तो मैं और अमीर अब्बास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परवेज खटक खरीदार है, आप कह रहे हैं इमरान खान खरीदार है। दोनों खरीदार हैं। करती हूँ कि इन लोगों को समझ आ जाए इसमें सबका फायदा है, इसमें सिस्टम का फायदा है, इसमें पाकिस्तान का फायदा है। अगर खरीदारों को खत्म कर दिया, सिलसिले को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल कोई भी नहीं खरीद सकेगा ना। सारे खरीदार ही मुंह उठा के पकड़ के बैठ जाएंगे। काश ये समझ आ जाए, इनको जल्दी समझ आ जाए। मेरे बात में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और इसी के साथ डॉक्टर फजील जी इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी को वफा की दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।